दिल्ली जीतने के बाद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को हराने के बाद, क्योंकि ये भी एक बड़ा मरहला था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये किला भी हमको ध्वस्त करना है, जहां पर एक विपक्षी दल की सरकार थी वो भी जीत लिया, जो काम नहीं हो पा रहा था 27 साल से दिल्ली में नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी 10 साल से नहीं हो पा रहा था। दिल्ली में 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी हारी है, 15 का और 20 का। उसके बाद जाकर ये कामयाबी तीसरे अटेम्प्ट में मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद आगे यहां से बिहार में इस साल चुनाव है, अगले साल बंगाल और असम में चुनाव है। तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झटका खाने के बाद जिस तरीके से उभरी है, और उसके बाद 3 चुनाव बैक टू बैक उसने बड़े जीते, हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद अब दिल्ली। तो इसलिए यहां से पार्टी पूरे जोश से आने वाले चुनावों में कदम रखेगी। ये वो तस्वीर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इंपीरियल होटल में पहुंचते हुए बीजेपी के सभी बड़े नेता, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, वो पहुंच गए हैं और एनडीए की बैठक यहां पर जो है अब शुरू होने जा रही है। बीजेपी और एनडीए का ग्राफ इस वक्त पूरे देश में आपको हर तरफ लहराता हुआ दिखाई देगा, तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों के लिए। और एक और खास बात यह कि कांग्रेस पार्टी को तो लगातार चुनावों में परास्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अब उसका रुख क्षेत्रीय दलों की ओर है। क्षेत्रीय दलों की जहां पर सरकारें हैं वहां पर कैसे बीजेपी और एनडीए को सत्ता में लाया जाए, इसकी पहले बिहार में शुरुआत परीक्षा होगी और उसके बाद फिर अगले साल बंगाल में एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में नए मेहमान आ चुके हैं। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। समीर चौहानकर साहब हमारे साथ आ चुके हैं। अब फोकस शिफ्ट रामलीला मैदान से इंपीरियल होटल, जहां एनडीए की बैठक होने जा रही है। सर थोड़ा आगे की बात करनी है विजय जी, यहां से अब बिल्कुल दिल्ली हो गया, बिहार बंगाल की बारी है। बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में जीत हासिल की है, सरकार बनाई है, तो अब उनका उत्साह ज़्यादा बढ़ा हुआ। और बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र लंबे समय से, वैसे आप कह सकते हैं कि वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, साझी सरकार रही है नीतीश कुमार जी की, लेकिन क्या वो इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब होगी, ये जो लक्ष्य है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी भी नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाकर चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह से बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदल जाएगी, ये तय करना। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये इलेक्शन 2 वे इलेक्शन एक तरह से हो, आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो, और जेडीयू उसके सपोर्ट में उनके साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने, ऐसी संभावना। लेकिन उत्साह तो बहुत बड़ा हुआ है। दिल्ली की तरह से और बात कर ले, केजरीवाल को हराना बीजेपी के लिए इतनी बड़ी डील क्यों थी? 10 साल लगातार। एक तो दिल्ली में 7 LKM से यहाँ पर सचिवालय की दूरी बहुत कम है, और उसको पार करने में 10 साल लग जाएं, 11 साल लग जाएं, तो वो भी बड़ी बात थी भारतीय। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बिहार की तरह से नहीं है। एक जमाने तक, मतलब जब यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल थी तब भी भारतीय जनता पार्टी थी, और आज जैसे रेखा गुप्ता जी को लाया गया, तो वो जो वैश्य समाज है, वो जो पंजाबी समाज है, जो आशीष सूद है, वो पूरा जो है कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस कोड केजरीवाल को नहीं तोड़ पा रही थी। तो ये कोड केजरीवाल को जो ब्रेक किया है, ये बड़ा काम है। कोड केजरीवाल मतलब एक नई किस्म की पॉलिटिक्स थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि न उन्हें वो एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम कुछ भी वो नहीं कर सकते थे। फिर वो जो फ्री बीच की पॉलिटिक्स केजरीवाल साहब ने शुरू की थी, उसको तोड़ना भी उनके लिए। सर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, रवि किशन बोल रहे हैं इस वक्त। बड़ा सम्मान मोदी जी के प्रति, मतलब दिल से धन्यवाद समस्त भारत की महिला दे। पहले लाइन में आप धोखा करेंगे हमें। रवि किशन जी ने बात पे जो इशारा दिया इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था 8 मार्च को महिला दिवस तक पहली खेप जो है, पहली किस्त जो है महिला सम्मान निधि की 2100 रुपए की, वो पहुंच जाएगी महिलाओं के खाते में। और अभी आपने सुना कपिल मिश्रा भी कह रहे थे और एक दूसरे मंत्री भी कह रहे थे, हम कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला कर देंगे। अब फैसलों की बारी है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, यशवर्धन जी स्वागत। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। ये 2500 रुपए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूरी में उठाया गया कदम है, लेकिन फिर भी ये कदम आगे बढ़ाएगी क्योंकि बीजेपी को ट्रस्ट का मसला है। लेकिन असली क्या है? असली ये है जो इस वक्त आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर हमारे बगल 6 चेहरे देख रहे हैं। आप अगर देखिए, जाट, सिख, पंजाबी, ब्राह्मण, जो बिहार से आते हैं पंकज सिंह, और दलित चेहरा, यह है भारतीय जनता पार्टी की हिंदू आइडेंटिटी। आगे की राजनीति
पहले की राजनीति ये यही है। बीच में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जाति की राजनीति करने लगी थी, वहां फंस गई थी, और एक वैश्य समाज से आने वाली महिला जो उसके संगठन से थी वो आगे आती। अब मैं ये मानता हूं कि ये 2500 तो ठीक है, हम लोगों को सौरभ जी हर दूसरे दिन बात करनी पड़ेगी यमुना कब कितनी साफ हुई, हमें बात करनी पड़ेगी कूड़ा कितना घटा। इसके अलावा और मुद्दे जो हैं वो सब सरकार है, गवर्नेंस है, दिल्ली है, वो चलता रहेगा। इन दोनों पर हम लोगों को फोकस करना है, याद दिलाते रहना। हो सकता है यमुना के घाट पर अभी जाते हुए आपको सारे मुख्यमंत्री मंत्री दिखाई दे, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी ये है हिंदू आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर ये बताना पड़ेगा ना कि दिल्ली में अब एक और प्रदेश हो गया जहां मुसलमान मंत्री नहीं होगा, होता था अभी तक दिल्ली में भी। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में तो यूं भी देखना चाहिए कि दिल्ली के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में इतनी कसर नहीं छोड़ी कि हम लोग टीवी पर भी कहते 2% तो ज्यादा है भाजपा के पास। अरे भाई, जरा मुस्लिम सीटों का भी समीकरण उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि अंतर कितना बड़ा है। मेरा यह मानना है मुसलमानों को भी अब भाजपा को अपना दुश्मन मानना बंद करना चाहिए। जितनी ताकत उनको लगानी थी लगा चुके, भाजपा को सत्ता से हटाते नहीं, उनको सौंप दे रहे हैं। दिल्ली का एक और हिंदूवादी चेहरा जो जीत करके आया है रविंदर नेगी, वो बोल रहे हैं, कुछ सुनते हैं। किया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 15 साल कांग्रेस के कुशासन को झेला, 12 साल आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को झेला। उसके बाद जो एक नई किरण आई है भाजपा के तौर पर, दिल्ली वालों को भी बधाई है और उन बहनों और माताओं को भी बधाई है। एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान किया और महिलाओं की जो भागीदारी बार बार मोदी जी करते हैं वो करके दिखाया। आप लोग यमुना जाने वाले हैं आज शाम को? माँ यमुना जी की सफाई तो चली रही है, वो तो पहले दिन से चालू हो गया। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि यमुना बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल 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 होगा। और माँ यमुना को हम माँ मानते हैं, हम सनातनी लोग हैं। कैबिनेट में क्या आप लोग फैसले? कैबिनेट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आ जाएंगी। सर, 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। ये सारे सवाल यमुना के इर्द गिर्द जरूर होते हैं, जिससे भी बात वहां पर हो रही है नेता से दिल्ली के। यमुना पर अब बीजेपी की सरकार काम करेगी, अभी से शुरू कर देगी। वो खैर आपको पहले ही दिखाई दे गया था, सरकार बनी भी नहीं थी तभी जो यमुना में जो है मशीनें लग गई थी गंदगी साफ करने के लिए। उस पर एक लाइन बोल दूं। हाँ, वीके सक्सेना जी को अब ध्यान रखना चाहिए कि वो एलजी हैं, केंद्र के प्रतिनिधि हैं, और अब ये जो सरकार है ये कोई आम आदमी पार्टी की झगड़ा करने वाली सरकार नहीं। तो वो अति उत्साह में चले गए थे। मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी ये क्यों पसंद करेगी, उनकी सरकार क्यों पसंद करेगी कि चुनी हुई सरकार से पहले मशीनें चलने लगे। लेकिन फिर भी अच्छा है कि ये सफाई का काम होना शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव का कार्यकाल पूरा हो गया ना इस आज के साथ। बिल्कुल। एक जो चीफ मिनिस्टर थे आतिशी जी और दूसरे जो चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर थे एलजी साहब, उन दोनों का कार्यकाल आज पूरा हो गया। केजरीवाल जी आज आते तो बढ़िया रहता। केजरीवाल जी ने आना चाहिए था, और आतिशी जी को तो कम से कम रहना चाहिए। कि अभी कड़वाहट बहुत है अभी नहीं, जो जिस स्तर पर संबंध चले गए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे लग रहा है कि अब तो वो औपचारिकता भी बाकी नहीं है कि अगर सामने मिल जाए तो हाथ मिला लिया जाए। देवेंद्र यादव आए कांग्रेस से? नहीं, अब देवेंद्र यादव की बात दूसरी। अब देवेंद्र यादव तो ठीक है कि मतलब कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव 2 विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीत रही है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। और देवेंद्र यादव को तो यहाँ आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देना था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। उनका मुख्यमंत्री के कार्यालय में आना जीरो अलग है इस बार का। नहीं, मुझे कितना उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पहले इस्तीफा देना चाहिए था। यहाँ आने को इतनी उत्साह थे उन्हें, इससे बेहतर वो इस्तीफा देते कि अच्छी बात है आए तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जो उनकी जो प्राथमिक ड्यूटी है कि अगर पार्टी बुरी आ रही है तो वो एक लाइन से इस्तीफा लिख देते कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, वो पार्टी के अध्यक्ष में से इस्तीफा देता हूं। पार्टी स्वीकार करे या नहीं करे पार्टी की बात है। जहां तक केजरीवाल की बात है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आए कि भाई केजरीवाल घर में बैठ के टीवी से देखे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से कहा गया है, तो केजरीवाल को भी लग रहा होगा। और संबंध जिससे एलजी के साथ जितने संबंध खराब हो गए, प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरीके से केजरीवाल ने अटैक किया, अमित शाह पे वो अटैक करते थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का कटुतम संबंध हो गया, तो इसकी संभावना कम थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आतिशी को आना चाहिए था। आतिशी मुख्यमंत्री रही है और अब नई सरकार बन गई है, तो आतिशी को जरूरत, तो केजरीवाल विधायक भी नहीं है। बीजेपी को एनडीए को 21वां राज्य मिल गया है, विपक्ष का एक और राज्य देश में घट गया है, केजरीवाल जी के 2 में से 1 रह गया है। देखिए, एक तो ये कि मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि आपको कटुता, कड़वाहट ये तो आप तय करते हैं। जमुना में जहर मिलाने जैसा घटिया स्तरहीन आरोप आप लगाए, उसके बाद दोनों में कोई कसर नहीं रहती है जब एक बार शुरू हो जाता है तो। लेकिन आपको पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिल्ली की पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, आपको वहां रहना चाहिए था। आतिशी को भी वहां रहना चाहिए था। निमंत्रण जाने के बाद न रहना ये उचित नहीं। अब दूसरी बात, देवेंद्र जी के प्रति आप इतना क्रूर क्यों हो रहे हैं समीर जी? अरे भाई, देवेंद्र यादव क्या उसके लिए जिम्मेदार हैं?
राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टलवाई थी अजय माकन की, राहुल जी देर से मैदान में उतरे, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, ऐसा उनकी आईटी सेल के अध्यक्ष ने कहा था, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, वो तय करेंगी। आप क्रूर उनके ऊपर तो मतलब अब ऐसा मत कीजिए। देवेंद्र यादव तो बेचारे जितनी ताकत थी लड़े, हो सकता है कि उनकी किस्मत ठीक रहती तो विधायक भी हो जाते। अच्छा, वैसे तो याद दिला दूं आपको, पदयात्रा उनका अभियान वो बहुत शानदार था। ये राहुल प्रियंका की जोड़ी की गड़बड़ है कि बहुत देर में उतरे और रस्म अदायगी की, इसके अलावा दिल्ली में कुछ नहीं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अरविंद नहीं सर, केजरीवाल जी को एक- जब जेल हुई थी सर, इसी रामलीला मैदान में राहुल गांधी और सब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। अब ये गाड़ियां आज का जो पहुंच रही है, दिन है फिर बताता हूं आपको, इंपीरियल होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीए के लिए, जहां पर लंच रखा गया। जी सर, आज का दिन जो है ना बहुत फुल सर्किल का दिन है दिल्ली पॉलिटिक्स के लिए। पहला फुल सर्किल है कि केजरीवाल साहब ने रामलीला मैदान से वो राजनीति शुरू की थी, जो नई राजनीति का जिसका हम सब लोग चर्चा करते रहे हैं, वो वहाँ से निकल के और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का वनवास वो आज खत्म हुआ, तो एक नई राजनीति फिर से उस राजनीति पर आए हैं। ठीक है। दूसरा, जेपी नड्डा साहब के लिए भी फुल सर्किल पूरा हो गया। जेपी नड्डा साहब जब अध्यक्ष बने थे 2020 में, तो पहला चुनाव वो दिल्ली बीजेपी हारी थी, दिल्ली का चुनाव। आज जब वो अब आखिरी समय, मेरे ख्याल से आखिरी चुनाव है उनका, वो चुनाव जीता। अब सर जरा एनडीए की बात हम कर ले। महाराष्ट्र के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार वहां पर अभी पहुंचे थे, प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी के नेता। महाराष्ट्र से दोनों उप मुख्यमंत्री आए हैं और सुनील तटकरे भी है। हाँ जी, सुनील तटकरे भी सुनील आए। तटकरे भी आए हुए हैं एनसीपी के, तो वो पहुंचे हुए हैं। तो शिवसेना के साथी हैं, पूरी फुल अटेंडेंस में हैं। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश से, वो इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं, वो दोनों लोग आए हुए हैं। मैं फिर बिहार की बात करना चाह रहा था आपसे। बिहार नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आ रहे हुए एनडीए की बैठकों में? ये और ऐसी बात नहीं है कि अब कोई हेरसे वाली बात है। तीसरी बैठक है एनडीए की जिसमें नीतीश कुमार खुद नहीं आए, और ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली नहीं आते। मनमोहन जी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली आए थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनके सुरक्षा में एक व्यक्ति हैं तैनात, उनके घर की शादी थी, उसके लिए वो दिल्ली एनसीआर आए हुए थे, मानेसर आए हुए थे, लेकिन तब भी रात रुके और फिर चले गए दिल्ली में। किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई, बड़े नेता से, और आज भी उनका ना आना। भाई हर चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती ना, नहीं, कुछ तो बात है। कोइंसिडेंस नहीं। एक तो उनकी राजनीतिक व्यस्तता दूसरे तरह की बताई गई, हालांकि ठीक बात है कि वो यहाँ रह सकते थे, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधि पहली कतार में हैं। उनकी पार्टी के प्रतिनिधि उस तरह से दिख रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो भाजपा का हिस्सा हो। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे जो बिहार की राजनीति में जो लोग जिसको कहते हैं ना कि पटना में क्या चल रहा है, तो पटना में ये चल रहा है कि एक पुत्रोदय हो रहा है, यानी एक पुत्र के उदय की वहां भी तैयारी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव दे कि उनके पुत्र को एक सम्मानजनक जगह मिल जाए। यह भी एक बार्गेन की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर कब जाकर उनसे बात करेगी, या वो कब अपनी तरफ से कोई संदेशवाहक भेजेंगे, असली लड़ाई ये है। मुझे वो वाली लड़ाई यहाँ नहीं ठनी, दिखती। मतलब किसी मुद्दे पर ठनी हुई है ना, नहीं, ये शायद वो पुत्र के चाहते मुद्दे हैं। पे। हाँ बिल्कुल, पुत्र के मुद्दे पर, वो पुत्र मोह उन पर भी अब हावी हो रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इसमें बुराई क्या है। आपका बेटा है, वो अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसको, लेकिन कौन सा तरीका होगा, कैसा सम्मानजनक पद होगा, उसकी एक मुश्किल है, जो उनको एक तरह से कहें कि बार्गेन के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। और भाई अभी जैसे आपने यहीं कहा, से अभी मनमोहन बिहार सिंह की जी तैयारी शुरू हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि के लिए वो यहाँ आए थे। हो सकता है अभी वो एनडीए को श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं समझते। या तो नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए कुछ ज्यादा मांग रहे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को अगर बिहार की कैबिनेट में है लेना नहीं बात चाहते हैं, चर्चा करने वाली, मुझे नहीं, बताइए नीतीश बिल्कुल है। कुमार का नाम। मुझे लगता है अगर बहुत नीतीश गंभीर कुमार बात है। अपने बेटे को कैबिनेट में लेना चाह रहे होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत नहीं होगी। भाई वो मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी के कोटे से अगर मंत्री बनते तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत होगी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये जरूर बात हो रही होगी कि पार्टी के अंदर उसका एक्सेप्टेंस क्या। अब जो नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं तो जनता दल के अंदर जो नेता चाह रहे होंगे कि अब नीतीश जगह हम ले सकते हैं, उन लोगों का नीतीश के संग एक तो बड़ी विचित्र बात यह है कि बीजेपी पूरी बीजेपी कह रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर उनकी रिटायरमेंट की बातें भी साथ साथ होती हैं। उनके लिहाज से देखें तो दोनों बातें देखिए, भारतीय जनता contradictory हैं। पार्टी कभी उनके रिटायरमेंट की बात नहीं कर रही। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी, वो बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा। अब प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 सीटें भी लेकर नहीं आने वाले। अगर प्रशांत किशोर की बात सही हो जाती है और नीतीश कुमार को 20 सीटें भी नहीं मिलती है तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने आप घर बिठा देगी। जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ गई थी कि हम सरकार बना सकते हो, तो एकनाथ शिंदे से कह दिया भैया या तो आ जाओ या घर बैठो। मजबूरी में देवेंद्र फडणवीस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और वो इस स्थिति में आ जाएगी कि नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। नीतीश कुमार के ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की मैं स्थिति तो में आ पूछने जाएंगे। वाला था आपसे कि दिल्ली की जीत के बाद
अब खतरे की घंटी ममता बनर्जी के लिए की है क्या सबसे ज्यादा? अब तो आपकी बातों से लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी ज्यादा है। नीतीश कुमार जी तो एकनाथ शिंदे हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे नहीं सर, थोड़ा सा आपसे मतभेद है मेरा इस पे। मतलब वो सरकार में भी नहीं एकनाथ गए। जी की जरा नहीं, हिंदू परिवार की तरह सोचिए ना। घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, अब सारे निर्णय बच्चा ले रहा है, जवान हो गया है, वही उसी की सब कुछ है, लेकिन चलते वक्त तो कहता है पिताजी जो तय करेंगे वही होगा, दादाजी जो तय करेंगे वही होगा। दादाजी और पिताजी को भी पता है कि भैया कौन तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस ताकत में है ये नीतीश जी को भी पता है, लेकिन बार बार दादाजी पिताजी। अब किसी दिन तो दादाजी का मन करे कहें कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं एक समय था, मेरा जलवा जलाल था, बड़ा हमने एक तरह से कहें कि जो ताकत थी, प्रभाव थी, उसका इस्तेमाल किया, अब तुम्हारा है ये सब, कभी तो बोले ना। तो हिंदू परंपरा के तहत उनको वहां ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जिससे वो ये बोल दे। सर एक लाइन जोड़ देता हूं, मतलब जैसे सर नीतीश एक कुमार लाइन जी जोड़ के लिए देता हूं, मिठास विजय का जी, वो एक प्रस्ताव रख रहे एक हैं। लाइन जोड़ जाहिर देता हूं। है। सर जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मार्गदर्शक मंडल है, हो सकता है एनडीए के अंदर कोई नया मार्गदर्शक मंडल बन जाए कि जो एनडीए के जो बुजुर्ग है उनको मार्गदर्शक एनडीए मंडल वालों भेज की दिया क्या जाए। मजबूरी है मार्गदर्शक मंडल मान लेने की? नीतीश कुमार की क्या मजबूरी होगी? देखिए, नीतीश सत्ता कुमार की जानते हैं मजबूरी मेरे है। बगैर किसी का गुजारा नहीं है सत्ता यहाँ। की मजबूरी। अब भारतीय जनता पार्टी के बिना नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आ सकते, ये वो जानते हैं। एकनाथ शिंदे इस बात नीतीश को कुमार के जानते बिना हैं कि- भाजपा आ सकती है? देखिए नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनेगी, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की पूरे देश के अंदर अपील है। नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक अवसान के स्टेज में चले गए। अब उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है कि वो बिहार की यात्रा कर ले और जनता उनके नाम पर वोट दे दे। यह नीतीश कुमार के सारे सिपाही सलार जानते हैं कि बिना भाजपा के हम सत्ता में लौटेंगे नहीं। और मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता बिहार पार्टी के चुनाव से पहले कुछ एनडीए में वहां बम नहीं, कुछ पटाखे नहीं होगा। फूटने वाले हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव के पहले कोई किसी तरह लिए का आपको समीकरण बीच नहीं में होना। फोटो डालना चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर रहेंगे, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये लगभग तय है। देखिए इसके लिए बीच में क्या है रेखा ना, गुप्ता जी भी मांझी- पहुंच गई है, नई मुख्यमंत्री एनडीए की मांझी बैठक जी में। वाला वो चित्र अगर पड़ जाए तो समझ में आ जाए कोई बम पटाखा नहीं फूटेगा, वो गंगा नहा ली करें, जिसको जो जलना हो जले। तो इसी समझ लीजिए सब महाकुंभ में गंगा नहा ली है तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेखा जी अब मुख्यमंत्रियों में शुमार हो गई है, तो इसलिए वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री होंगे और उसके अलावा एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्री जो हैं वो भी होंगे। बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता जी को मिली है और सीधे वो रामलीला मैदान से यहां पहुंचे। मोहन यादव जी को आप देख रहे हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे थे कि एक लाइन से आप देखिए ये जितने अब नए मुख्यमंत्री बीजेपी के बने हैं पिछले 1-2 वर्षों के अंदर, सब एक तो बैकग्राउंड सबका एक जैसा दिखाई देता है, खांटी बीजेपी के नेता, आरएसएस के ड्राइड इन द वूल, और दूसरा एक एज ब्रैकेट के लोग हैं। बार बार इस पर चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जनरेशनल चेंज पर चल रही है, जिसको हर्ष जी बहुत अच्छे से पीढ़ीगत बदलाव कहते हैं। तो वो जनरेशनल चेंज पूरी पार्टी में चल रहा है, सरकारों के लेवल पर चल रहा है। आप चाहे भजन लाल जी को देखें, आप जो दूसरे मोहन यादव जी को देखें, प्रमोद सावंत को देखें, मोहन चरण मांझी को देखें, विष्णु- देवेंद्र हाँ, फडणवीस को देखें, योगी आदित्यनाथ को देखें, देवेंद्र फडणवीस को देखें, तो वो एक पूरा जनरेशनल चेंज वहां पर चल रहा है और राष्ट्र संगठन के स्तर पर भी उसी तरह से वो चल रहा है। और ये बेहतर होगा। आज तो आपको लग रहा होगा कि अनुभव की कमी है, लेकिन अगले 20 साल के लिए ये एक मजबूत बीजेपी की तैयारी है। और अभी सब लोग बैठे हुए ऊपर, चाहे वो अमित शाह साहब हो या प्रधानमंत्री जी हो या जेपी नड्डा साहब हो या राजनाथ जी हो, तो ऐसे लोग हैं जो उनको मदद कर सकते हैं। तो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और इसका फायदा आपको अगले 20 साल तक दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नई, ये मैं समझ रहा हूं कि अडवाणी जी के बाद दूसरी बार ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। गुजरात अपवाद है सर, इसमें आप जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें गुजरात अपवाद है। भूपेन्द्र पटेल 62-61 साल के हो ठीक चुके है। हैं और वो 60 साल में गुजरात को मुख्यमंत्री अभी बने सीधा हैं। गुजरात में सर डायनामिक्स भी सारे अलग है ना, वो तो अलग है, तो गुजरात को गुजरात को अलग अलग है। है। गुजरात को भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, करेंगे लेकिन- तो पूरा प्रोग्राम जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन उसमें भी एक जो आपने कहा ना, अच्छा है, ये बात होनी चाहिए। उसमें भी अगर आप देखें तो भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, समीकरण है, हर कोई गुजरात को अलग से बात करता है क्योंकि खुद मोदी शाह देखते हैं, लेकिन आपको हर सांघवी जैसा नेता दिखता है जो नई जनरेशन के लिहाज जनरेशन का से, लीडर वहां उनकी पर जो आ गया। मंत्रिमंडल है पेस उसमें आप वही है। देखिए तो आपको दिखते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय पूरा जनता जनरेशनल पार्टी चेंज ने- पर चल रही है बिल्कुल। पार्टी। और उससे मुझे लगता है, बल्कि मैं कह रहा था कि इसको कांग्रेस में देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को चुन लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को चुन लिया, जोड़ी के लिए टी.एस. सामने जो सिंह दिख रही है, है, जो जोड़ी दिख रही सामने आपको, वो जोड़ी तो दिल्ली के ये- दोनों ये- डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी केशव सीएम, जी ब्रजेश और पाठक ब्रजेश जी। पाठक। अच्छा, लेकिन यहाँ दूसरा मतलब नहीं है, यहाँ बजट पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आज हाँ, योगी विधानसभा में- आदित्यनाथ नहीं आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री वहां नहीं बजट चल रहा है, आज वहां जी, बजट आज पेश हो वहाँ रहा है मुख्यमंत्री विधानसभा जी में। ने तो पेश वहाँ- किया है तो विधानसभा में है। और इसलिए दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गए। वैसे ये दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली आजकल ज्यादा ही रहते हैं, नहीं, हम नहीं रहते शायद। खैर, लेकिन ये शरारत बड़ा मत चेंज कीजिए हो आप, रहा है। विजय और एक चीज और कि बीजेपी ने सूत्र पकड़ा, आप सोचिए 27 साल बाद भी सुषमा स्वराज से रेखा
गुप्ता तक आ गए, महिला मुख्यमंत्री ने छोड़ा था, वहां से फिर महिला मुख्यमंत्री पर आ गए। हालांकि अब ये बीजेपी दावा करे कि वो महिला प्रतिनिधित्व पर ध्यान दे रही है, तो इसको मानना थोड़ा सा हजम नहीं होता, क्योंकि 21 सरकारों में एक महिला मुख्यमंत्री है। नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, उनको जब जहां अवसर दूसरा मिला पहलू- उन्होंने नहीं। महिला, जैसे उदाहरण के लिए 20 बार मौका है ना। राजस्थान, नहीं मैं वही कह रहा हूं, 20 बार राजस्थान में मौका है दिया आपके पास। कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ। आपके उड़ीसा में प्रवृत्ति उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं, और ये भी नहीं होना चाहिए ना कि आपने किसी को बनाने के लिए, और मैं बीजेपी नहीं, वो की ठीक है, मैं लेकिन ये कह रहा हूं, ये दावेदारी मत कीजिए कि हम महिला प्रतिनिधित्व की वजह से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आपको जो ठीक लग रहा है, मैं जेंडर पे जाता ही नहीं, लेकिन यदि ये दावा करने लगे आप- जेंडर शायद फैक्टर रहा हो, अवसर है तो महिला factor दिल्ली में रहा है gender। फैक्टर, 45% वोट मिला है आपको, महिला आपको वोटर महिलाओं का ज्यादा ज्यादा वोट मिला है, वो सब ठीक है। आउटगोइंग चीफ ये सब मिनिस्टर कुछ महिला उचित है। सब कुछ उचित है, लेकिन देखिए, आप ये दावेदारी मत करिए टेम्परेरी कि से 21 परमानेंट चीफ सीएम मिनिस्टर सर बनाया महिला, 21 उसको थोड़ा मौके तो क्रेडिट दीजिए। सर 21 मौके के बाद यदि एक महिला मुख्यमंत्री बना रहे हो तो महिला प्रतिनिधित्व का दावेदारी आपकी नहीं बनती। मैं केवल इतनी सी बात नहीं, कह मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये कतई नहीं, और ये मैं बार बार चेताता हूं पार्टियों को कि आप प्रतीक के लिए किसी को भी मत बैठाई। भाई रेखा गुप्ता छात्र राजनीति से निकलकर, काउंसिल से निकलकर यहां तक पहुंची है, तो उनको बिठाया आपने। जबरदस्ती किसी महिला को बिठा देना, जबरदस्ती किसी जाति को बैठा देना, ये करना ही नहीं चाहिए। राजनीति में इसका उल्टा प्रभाव। केशव मौर्य कुछ बोल रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी, स्वच्छता की रेखा बनेंगी। और आने वाला समय बहुत ही, जैसा दिल्ली को देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है, वैसी दिल्ली बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज लग रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि देश जीता है एक बार फिर से। देखिए, कुंभ में तो सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं और सब ने वहां आस्था की डुबकी लगाए हैं, और जो लोगों को समय मिलेगा वो दिल्ली की सेवा में लगेंगी, तो हम प्रयागराज के संगम का पवित्र जल यहाँ दिल्ली पहुंचाएंगे। में सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। पानी के लिए तो आप दोनों उप मुख्यमंत्रियों को आप सुन रहे थे। केशव जी ने कहा कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, समीर जी कह रहे थे कि लेकिन उनकी एक लक्ष्मण रेखा भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी मुख्यमंत्री। परवेश वर्मा को सुन लें सर। केजरीवाल को हराया, क्या कहेंगे सर? इस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ में निभाएंगे। हाँ। और पहला क्या रहेगा सर? पहला एक्शन क्या रहेगा? धक्का-मुक्की मत करो सर, धक्का-मुक्की मत करो। पहली जिम्मेदारी क्या रहेगी सर? देखिए, हम हाँ जी सर, क्या कर रहे हो यार? हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सारे फैसले आपके सामने आएंगे। ठीक है, थैंक यू। परवेश वर्मा के अंक गणित के आगे रेखा गणित भारी पड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल। और कल तक तो चर्चा थी कि शायद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, मतलब कोई आज तो कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई है। बस मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ बाकी जैसे 6 मंत्री हैं, वैसे ही एक परवेश वर्मा भी उसमें मंत्री होंगे। अब विभागों के बंटवारे में भी एक अंदाजा लगता है कि किसको ज्यादा आप महत्व दे रहे हैं। नहीं, एक तो अंदाजा लग ही जाता है ना, हायरार्की में नंबर वो 2 रेखा पर। गुप्ता के बाद नंबर 2 है। नंबर 2 पर तो हमेशा अगर मुख्यमंत्री नहीं है, जिसको कहा भी जाता है, तो चाहे आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर कहें, ये उप मुख्यमंत्री इधर चलन में आया है, वरना जो सबसे हायरार्की में ऊपर मंत्री होता था वही माना जाता था कि ये नंबर 2 है या इसकी ताकत है। और मैं थोड़ा सा, आज रेखा गुप्ता का ही दिन है, लेकिन परवेश वर्मा पे थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, परवेश वर्मा एक ऐसे नेता जिनको लेकर 2024 में कहा गया कि अब तो इनका राजनीतिक अवसान हो गया, समाप्त हो गए। परवेश वर्मा एक चैलेंज लेते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, उनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसको न कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उसके बाद वो नहीं बनते हैं। एक सामाजिक समीकरण में महिला मुख्यमंत्री के लिए भाजपा करती है, और उनका क्या बयान है वो याद करना चाहिए। वो कह रहे हैं, हमारे पिता को इसी भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, मुझे इतना कुछ दिया है, मैं मरते दम तक इसी पार्टी में रहने वाला हूं, कहीं जाने वाला नहीं हूं, यहीं रहने वाला हूं। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जितने लोगों ने धैर्य के साथ बीजेपी में राजनीति की, आज उनको कुछ न कुछ बड़ा मिला है। लेकिन एक निराशा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कल तो दिखा मुख्यमंत्री का दावेदार सर, अब सीधा अब मुख्यमंत्री पार्टी नहीं बनाया, मुख्यमंत्री तो रेखा जी बन गई है। अब उप मुख्यमंत्री विभाग भले ही आप दे दो, लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो पावर होता है, अब जैसे
उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, भले ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। अब केशव प्रसाद मौर्य तो नहीं कह सकती कि भाई मुख्यमंत्री के बाद में सबसे पावरफुल हो, वो तो अपने विभाग का, जिनके पास जो विभाग था वो विभाग भी नहीं बचा पाया दूसरी बार सरकार में, वो विभाग भी उनसे छीन लिया गया था। तो बस अब ये मुख्यमंत्री का रहता है कि कितना आपको दिया था। लेकिन प्रवेश वर्मा बड़े नेता रहे, मुझे लग रहा है कि 2 बार के सांसद, उसके पहले विधायक रहे, और रेखा गुप्ता का जिस तरीके से व्यवहार है सबको साथ में लेकर चलने का, वो पार्टी ने बहुत हिदायत भी दी होगी सबको साथ में लेकर चलना। और दिल्ली ऐसा शहर है कि यहाँ अमित शाह जी बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठे, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, पूरा संगठन यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ तुरंत आपका वॉच रहता है। तो बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री अपने मन से काम नहीं करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। बड़े विभाग मुझे लगता है इस बार डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, अच्छा विभाग प्रवेश वर्मा और को उनकी उम्मीद अभी टूटी मिलेगा। भी नहीं होगी सर। भाई पिछली सरकार में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कौन जाने भाई वो तीन मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे। हाँ। वैसे हर्ष जी ने कहा कि वो प्रोटोकॉल से भी बहुत हायरार्की तय होती है, दूसरी बार प्रवेश वर्मा बने, ये मोटे तौर पे ऐसा माना जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे राजनाथ जी याद आ गए। नहीं, लेकिन ऑफिशियल प्रेसिडेंट्स में राजनाथ जी ही हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ऑफिशियली हैं। और दूसरा जो आज मैंने देखा सर, अलग माफ कीजिए, आज मैं देख रहा था कि राजनाथ जी पहले आके बैठे हुए थे, अमित शाह जी का इंतजार उन्होंने किया है, जानकारी के तौर पर पहले आ गए होंगे। इसको इस तरह से भी प्रोटोकॉल में होता है सर, नहीं ऐसे थोड़ी बात है। नहीं, मैं प्रोटोकॉल का ही बता रहा हूं। दिल्ली के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसीलिए जेपी नड्डा के साथ अमित शाह उनके साथ आए हैं। ये भी अच्छा याद दिलाया आपने कि पहली बार देखा मैंने पार्टी अध्यक्ष जो है गृह मंत्री जी के घर पर गए हो, दूसरा, और उनको साथ लेकर। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अगर इस तरह की हायरार्कीज की हम बात करेंगे तो फिर भी ये तो हर कोई जानता है ना कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह पार्टी में सबसे पावरफुल पर्सन है, ये कोई छिपी बात नहीं। लेकिन क्या हायरार्की में जो मंत्रिमंडल की हायरार्की है उसमें कभी हमको चेंज देखने को मिला? तो अब तक तो वो देखने को नहीं मिला, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर किसी फैसले में हो। नहीं, अगर आप जो बात कह रहे हैं वो सही भी है, लेकिन दिल्ली में तो दिखता, पावर सेंटर की बात कर रहा हूं। दिल्ली में दिखता ही है ना कि रेखा गुप्ता के बाद प्रवेश वर्मा। हाँ, वो तो ठीक है बात। अब ये मत बोलिए, प्रवेश वर्मा जी को थोड़ा आराम से बैठने दीजिए। और अच्छी बात है, मतलब देखिए किसी भी तरह से सब लोग योग्य लोग होते हैं। आप रेखा गुप्ता को नहीं बनाते, प्रवेश वर्मा को बनाते, तो हम सवाल करते कि ये परिवारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो लोग, मैं चर्चा कर रहा था कि जो लोग आज जाट नेता के तौर पे प्रवेश वर्मा को याद कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर बनते ही हम साहिब सिंह बेटे के तौर पर उनको याद कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, बोल दोबारा कुछ कह रहे हैं। चुनौतियां काफी सारी होंगी और पुरानी सरकार का भी जो है देखना है, लेखा देखिए बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा, भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना, और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। प्रवेश जी, आप जो है जायंट किलर के तौर पे माने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद, तो अभी खुश है? अब इस सवाल में इंटरेस्ट नहीं है प्रवेश वर्मा का। ये सवाल कितनी बार इसका वो उत्तर देंगे।